हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी डिटेल में जो है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, काफ़ी टॉपिक्स हमने चैप्टर के कवर कर लिए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले रिसोर्सेज यानी कि संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वह सामग्री है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दूसरा, जो क्या करते हैं, हमारा काम जो है आसान करते हैं। ये जिनका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोयला एक संसाधन है। कोयला एक संसाधन है, हाँ बिल्कुल एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि कोयले से क्या हो रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है। आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसको ईंधन के रूप में उपयोग करके खाना पका सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पंखा है, ठीक है, फैन, यानी कि पंखा भी क्या एक प्रकार का संसाधन है। क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है, हम पंखे को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, पंखा घूमता है, हमें क्या होते हैं, ठंडी हवा मिलती है। तो वो भी क्या एक संसाधन है। अब ये जो संसाधन है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन और एक जो है प्राकृतिक संसाधन। कुछ संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाए जाते हैं। और कुछ संसाधन जो है, जो मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं, वो मानवीय प्रयासों द्वारा जो मिलते हैं, वो मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, जल है, वायु है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे ही संसाधन कैसे हैं, प्राकृतिक संसाधन। अगर हम कह रहे हैं अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं, वाहन है, व्हीकल्स है, ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये सारे ही क्या है, हमारे मानव निर्मित संसाधन है। ठीक, चलो बच्चों, तो ये सब तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि क्या होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जिन्हें कहा जाता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, तो ये असीमित मात्रा में है, इनका कितना भी हम उपयोग करें ये समाप्त नहीं होते। दूसरे हमारे एग्जॉस्टेबल यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब इनका अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। ये हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं और ये हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये असीमित मात्रा में मिलते हैं, इतना इनको हम कितना भी उपयोग कर ले ये समाप्त नहीं होंगे। जबकि ये क्या होते हैं, हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं और इनका हम क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, तो ये हमें असीमित मात्रा में मिलती है। ठीक है, कितना भी उपयोग कर लो समाप्त नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे संसाधन है जो मिल तो प्रकृति से ही रहे हैं, लेकिन क्या है, सीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक, ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि बच्चों जो कोयला और पेट्रोलियम है, ये भी क्या है तो प्राकृतिक संसाधन। लेकिन कैसे प्राकृतिक संसाधन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यानी कि कोयला और पेट्रोलियम का अगर हम अधिक उपयोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा इसका उपयोग अगर किया जाता है, तो ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि इनके क्या है, कुछ भंडार है, ठीक, जो हमारे पास है। अगर हम भंडार में से ज्यादा उपयोग करते रहेंगे तो भंडार तो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, इनको बनने में जो है 300 मिलियन वर्षों से भी अधिक वर्ष लगते हैं। इसीलिए भी क्या है, इनका उपयोग हमें सोच समझ के कम से कम करना चाहिए, और तभी करना चाहिए जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए, तो आगे कोयले के बारे में जान लेते हैं कि कोयला क्या होता है। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि काले रंग का होता है, खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है, वहां भी ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे उद्योगों में कोयले का उपयोग किया जाता है। अब कोयला क्या कैसे बनता है, ये स्टोरी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक, कोयले की खान इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे, कोयले से हमें 3 कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, या 3 उत्पाद हमें मिलते हैं। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक होता है कोक, एक कोलतार और एक कोयला गैस। ठीक,
कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है, कोयला गैस क्या होती है, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम से बच्चों हमें दो मुख्य पदार्थ मिलते हैं, एक पेट्रोल और डीजल। वैसे तो इसके क्या है, विभिन्न घटक हैं, ठीक, लेकिन दो इस मेन जो हमसे हमें मिलते हैं वो है पेट्रोल और डीजल, जो हमारे कहाँ आते हैं उपयोग। जैसे पेट्रोल अगर हम कहें तो हल्के स्वचालित वाहनों में उपयोग किया जाता है, जबकि डीजल जो है भारी मोटर वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, उनमें उपयोग किया जाता है। दोनों ही क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, किससे मिल रहे हैं, पेट्रोलियम से मिल रहे हैं। पेट्रोलियम की कैसे बनता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, कैसे डिपॉजिट होता है ये भी हमने देख लिया था। अब बात करते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है। पेट्रोलियम का जो परिष्करण है, इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। एक बार इसका यहाँ से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा पेट्रोलियम का जो परिष्करण है वो कैसे की जाती है। इस प्रक्रिया में कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में अलग अलग किया जाता है। अब जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पेट्रोलियम के क्या होते हैं, विभिन्न संगठक होते हैं, ठीक है। विभिन्न संगठक कौन कौन से होते हैं पेट्रोलियम के, जैसे कि मिट्टी का तेल है, स्नेहक तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक। इसके अलावा पैराफिन, मोम है, बिटुमेन है। तो ये क्या है, बहुत सारे इसके क्या है, विभिन्न संगठक हैं, ठीक। अब ये जो विभिन्न संगठक है पेट्रोलियम के, ठीक है, इन घटकों को अलग करना, ये जो विभिन्न घटक हैं इनको अलग अलग करना, यही प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, पेट्रोलियम का परिष्करण। हम इसे ही पेट्रोलियम के रिफाइनिंग कहते हैं, यानी कि जो सब्सटेंसेस है, ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट थे जिनसे मिलकर के पेट्रोलियम बना है, उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अलग अलग करने को ही क्या कहा जा रहा है, पेट्रोलियम का परिष्करण करना कहा जा रहा है। और ये जो पेट्रोलियम का परिष्करण है ये कहाँ पर होता है, पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। चलिए, अब दूसरी चीज कैसे जो है हम इनका परिष्करण करते हैं, कैसे इनको अलग अलग कर दें, ये तो हमने जान लिया कि इनको अलग अलग किया जाता है, इन विभिन्न संगठकों को अलग अलग किया जाता है, और अलग अलग भी पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है, ये भी हमने जान लिया। लेकिन कैसे कैसे किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है। कैसे, अलग अलग टेम्परेचर में, ठीक है, विभिन्न तापमानों में उसको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, यहाँ पर तो हो गई ये बात, तो वही यहाँ पर लिखें कि इसके जो संघटक हैं इनको क्या करा, इनको अलग करना ही रिफाइनिंग यानी कि परिष्करण कहा जाता है। अब ये कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस संपादित की जाती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी में। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, संघटक है, वो क्या है, देखो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इसके संघटक है, जिनको अलग अलग करना ही पेट्रोलियम का परिष्करण करना कहलाया जाता है। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या कहा था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनसे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, बहुत सारी चीजों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अगला एलपीजी। अब जो है हमने पेट्रोलियम के जितने भी संघटक हैं उनके यूजेस के बारे में भी पढ़ लिया था कि क्या क्या यूजेस हैं। देखो, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का उपयोग घरों के साथ साथ उद्योगों में भी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो एलपीजी है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, अलग अलग उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का उपयोग तो हमें पता है कि किस वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन में किया जाता है और पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन में किया जाता है। अगला, पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है, ठीक। केरोसिन का उपयोग स्टोव गैस या विमानों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अगला, स्नेहक तेल का उपयोग मशीनों की टूट फूट और मशीनों की टूट फूट को सही करने के लिए किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग मोमबत्तियां, शाही क्रेयॉन, मलहम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और बिटुमेन या डामर का उपयोग मुख्यतः सड़क बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिए, क्योंकि ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टेबल भी डिस्कस कर ली थी, जहां पर हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं ना अभी, इनको इस टेबल में लिखा गया है, लेकिन शॉर्ट में। जैसे जो हमारी एलपीजी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या हम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, ये तो आपने भी देखा है।
पेट्रोलियम का उपयोग मोटर ईंधन में हो रहा है, पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन में, और शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग में इसका उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तेल का उपयोग किसमें हो रहा है? स्टोव में, लैंप में, या जेट वायुयान के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में या जनरेटर्स में किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए, है ना, ल्यूब्रिकेशन के लिए। अगला, पैराफिन मोम का मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन या क्रेयॉन्स, जो हमारे कलर्स होते हैं ना, वैक्स कलर्स जिसे हम कहते हैं, तो क्रेयॉन्स उन्हें कहा जाता है, तो वो भी किससे बनते हैं? पैराफिन मोम से बनते हैं। और बिटुमेन या डामर जिसे हम कहते हैं, पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल अभी हमने पढ़ी वही, यही ये टेबल भी वही है, लेकिन ये क्या है? इंग्लिश में है। सारी चीजें सेम है। तो जो पहले हमने स्लाइड पढ़ी ये वाली, यहाँ पर जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े कि कौन किस चीज में क्या उपयोग आता है, वही हमने यहाँ पर भी पढ़ा और वही सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। अब जैसे कि नाम है नेचुरल गैस, तो नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, इसीलिए प्राकृतिक गैस। अब ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अब महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन क्यों है? क्योंकि ये क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसको कहीं ले जाना और कहीं से लाया जाना बहुत इजी है ना। अगर कोई ऐसा ईंधन हमारे पास है जिसको कहीं ले जाना और कहीं से लाना क्या है? बहुत इजी है, तो वो क्या हो जाएगा? एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, तो इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। ठीक, तो इसको पाइपों द्वारा कहीं से भी इजीली ले जाया जा सकता है, इजीली लाया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस कैसा है? एक कैसा फ्यूल है? कैसा फ्यूल है? एक इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्यूल है। ठीक है। अब प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस को क्या करके? संपीड़ित करके, जो हमारी क्या है? नेचुरल गैस है, इसको क्या करके? कंप्रेस्ड करके, ठीक है, संपीड़ित कर दिया जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो कब इसे जो है उच्च दाब में, यानी कि प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उच्च दाब में इसे क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है, और क्या बनाया जाता है? इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में इसे भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। अब जो है इसका उपयोग व्हीकल्स में भी किया जा रहा है। हमने देखे बहुत सारे व्हीकल्स जो CNG पर चलते हैं। अगला, ऊर्जा उत्पादन में, तो यानी कि एनर्जी को उत्पादन के लिए तो इसका उपयोग किया जाता ही है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तीसरी चीज, इसका उपयोग जो है व्हीकल्स में क्यों किया जाता है? वाहनों में क्यों किया जाता है? वाहन में क्यों इसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बहुत कम होता है। ठीक है, ये क्या है? कम प्रदूषणकारी है, ये पॉल्यूशन ज्यादा नहीं बढ़ाता, इसीलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है वाहनों में। अगली चीज, CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। यानी कि इसे क्या कर सकते हैं? हम सीधा जला सकते हैं और पाइपों के माध्यम से इसकी आपूर्ति भी की जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स पढ़े कि नेचुरल गैस जो है, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं प्राकृतिक गैस, ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? ये क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट है, यानी इसे कहीं ले जाना, कहीं से वापस लाना क्या है? बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर हमें कहीं CNG पहुंचानी है, CNG कहीं से लेकर के आनी है, तो क्या है? बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि इसको हम पाइपों द्वारा क्या कर सकते हैं? इसका परिवहन कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो नेचुरल गैस है, इसको क्या करते हैं? संपीड़ित करके उच्च दाब में इसको क्या बनाते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में इसको भंडारित किया जाता है। ये ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज, इसको वाहनों में भी उपयोग किया जाता है। अब वाहनों में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये क्या है? कम प्रदूषणकारी है। ठीक है, अब इसका अधिक लाभ क्या? हमने वो भी पढ़ लिया कि इसको सीधा जलाया जा सकता है, और क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट है, आसानी से कहीं ले जाया लाया जा सकता है, इसीलिए इसकी आपूर्ति भी आसानी से की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने पढ़ना था प्राकृतिक गैस के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब प्राकृतिक गैस कैसी है? एक रंगहीन, गंधहीन,
जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्या है? रंगहीन यानी कि कलरलेस, गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस फॉसिल फ्यूल है। इसे पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब क्या करते हैं? इसे पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जा सकता है। इट इजी टू ट्रांसपोर्ट, क्या है? ट्रांसपोर्ट करने में क्या है? इजी है। अच्छा, एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? एक अच्छा ईंधन क्या होता है? जब हम इस चैप्टर में ईंधन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक अच्छा ईंधन क्या होता है? सबसे पहली क्वालिटी जो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, वही एक अच्छा ईंधन होगा। दूसरी चीज, अगर कोई ईंधन क्या है? चीप है यानी कि सस्ता है ना, ज्यादा खर्चे वाला नहीं है, तो वो भी एक अच्छा ईंधन होगा। दूसरी अगली चीज है, अगर कोई ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, कोई ईंधन जो है ज्यादा ऊर्जा बनाता है, ठीक, तो वो क्या होगा? एक अच्छा फ्यूल होगा, एक अच्छा ईंधन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सीएनजी और इसके लाभ क्या क्या है। अब सीएनजी क्या है? जो हमारे नेचुरल गैस है उसको ही कंप्रेस संपीड़ित करके हम सीएनजी के रूप में उपयोग करते हैं, भंडारित करते हैं। अब जानते हैं उच्च दबाव में संग्रहित प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उच्च दाब में संग्रहित प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में जाना जाता है। सीएनजी के अब निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे ये एक स्वच्छ ईंधन है, यानी कि क्या है? क्लीन फ्यूल है, स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषणकारी है, लेस पॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं नो पॉल्यूशन। ठीक, इसका उपयोग सीधे जलाने के लिए किया जा सकता है। इसको जो है डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? सीधा जला सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्राकृतिक गैस जो है त्रिपुरा, अब देखो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अब भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक, और दूसरी चीज, ये जो प्राकृतिक गैस है इसे क्या किया जाता है? भंडारित करके रखा जाता है सीएनजी के रूप में। चलिए, तो पहली चीज हमने पढ़ी, ये क्या है? इसको क्या है? ट्रांसपोर्ट करना इजी है। इंपॉर्टेंट क्या है? जीवाश्म ईंधन है, क्या है? रंगहीन है और गंधहीन है। दूसरी चीज हमने क्या कहा कि इसको, ये जो प्राकृतिक गैस है, इसको सीएनजी के रूप में भंडारित करके रखा जाता है। अगली चीज हमने इसके लाभ के बारे में क्या पढ़ा कि ये क्या है? क्लीन फ्यूल है, यानी कि एक स्वच्छ ईंधन है। अगला, इससे क्या होती है? पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम होती है और इसको सीधे जलाया जा सकता है। और फिर हमने पढ़ा कि भारत में ये त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस वही जो हमने पीछे पढ़ा कि नेचुरल गैस क्या है? एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, यानी कि महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, जिसको पाइपों द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, यानी कि बहुत सारे जो रसायन होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उनके उत्पाद में, उनको मैन्युफैक्चर करने में, उनको बनाने के लिए नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। और भारत में नेचुरल गैस जो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इनको भंडारित करके, इनके भंडार जो है भारत में बहुत ज्यादा है नेचुरल गैस के। ठीक है, हमने देख ली कितने सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये नेचुरल गैस पाई जाती है। तो इसको बच्चों आप नोट कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर स्टार्ट किया। तो वहां पर हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है। उनमें भी प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के हमने पढ़े, कुछ सीमित है और कुछ असीमित है, यानी कि कुछ सीमित मात्रा में मिलते हैं, कुछ असीमित मात्रा में मिलते हैं। जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं वो तो ठीक है, उनको तो हम उपयोग कर लेंगे जितना भी हमें करना है। लेकिन जो ईंधन हमें सॉरी जो जो भी हमारे जो रिसोर्सेज है, संसाधन हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं, तो उनका उपयोग भी हमें कैसे करना चाहिए? बहुत कम उनका उपयोग करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी उनका उपयोग करना चाहिए।
ठीक, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कोयले के बारे में पढ़ा, कोयले की स्टोरी के बारे में पढ़ा। ठीक, फिर कोयले से क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, कोयले से क्या क्या उत्पाद हमें मिलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, कोयला गैस हमें मिलती है। ठीक है, जिनके क्या है अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल डीजल मिलते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि पेट्रोल के क्या होते हैं, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक होते हैं। अब इन संघटकों को अलग करना है, रिफाइनिंग करनी है, परिष्करण करना है, ये कहाँ होती है, पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। ठीक, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल गैस के बारे में, यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में, कि प्राकृतिक गैस क्या है। प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके उच्च दाब में संपीड़ित करके उसे क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ठीक है, क्यों हम प्राकृतिक गैस का ज्यादा उपयोग करते हैं, क्यों हम उसे व्हीकल्स में उपयोग करते हैं, क्योंकि उससे पॉल्यूशन कम होती है। ये सारे पॉइंट्स अब हमने पढ़ लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अब कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, वन यानी कि फॉरेस्ट, खनिज यानी कि मिनरल्स आदि समाप्त होने वाले होते हैं, है ना। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा कि कुछ संसाधन कैसे हमारे समाप्त होने वाले। जब हमने क्या पढ़ा कि कुछ संसाधन हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो असीमित मात्रा में मिलते हैं, और कुछ संसाधन कैसे हैं जैसे ये जो हमें कैसे मिलते हैं, सीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक, यानी कि एक फिक्स अमाउंट में हमें मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, एक फॉसिल फ्यूल है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ चैप्टर में पढ़ा, ये जो जीवाश्म ईंधन है कौन कौन से, पेट्रोल और डीजल। हम कह रहे हैं कि पेट्रोल एंड कोल, कोयला और पेट्रोलियम। हम कह रहे हैं कि पेट्रोलियम और कोल जो है क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल है, और इन्हें बनने में जो है 300 मिलियन वर्षों से भी अधिक वर्ष लगते हैं। ठीक, अब दूसरी ओर हम यह भी जानते हैं कि इनके जो कुछ ज्ञात भंडार है वो भी अब कुछ 100 वर्ष और चलेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इन्हें बनने में तो 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक लगेंगे। फिर क्या, जो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए क्या होगा, कोयला पेट्रोलियम उनको देखने को भी नहीं मिलेगा अगर हम ज्यादा उपयोग इसका करते हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक, अब दूसरी चीज, एक तो इनका ज्यादा उपयोग करने से ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी तो करते हैं, प्रदूषण भी तो फैला रहे हैं। अगर पेट्रोलियम और कोयले का हम ज्यादा उपयोग करते हैं, पहली चीज इनके भंडार खत्म हो जाएंगे अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक, लेकिन दूसरी चीज ये पॉल्यूशन भी तो कर रहे हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी तो खराब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इनका उपयोग कम करें, पॉल्यूशन भी कम होगा, एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और ईंधन भी हमारे ज्यादा समय तक चलेंगे। तो हमें ज्यादा उपयोग करने से कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, हानि ही मिल रही है। अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो खत्म भी हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, पॉल्यूशन भी बनाएंगे, है पॉल्यूशन भी बढ़ाएंगे, प्रदूषण भी बढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट को खराब करेंगे। इसीलिए कम उपयोग करने से इनके भंडार भी बचे रहेंगे। ठीक, पॉल्यूशन भी कम रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो कम उपयोग करने से हमारा ही फायदा है, जब ज्यादा आवश्यकता हो तभी इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पीसीआरए, पीसीआरए की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। इनके गुण हैं। अब पीसीआरए ने क्या किया, जब हमारे क्या हो रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ क्या निकाले, रूल्स निकाले
जिनकी वजह से क्या कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारे क्या है पेट्रोल डीजल जो भी हमारे क्या है ये फ्यूल्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम बचा सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या बताए हमारे रूल। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। ठीक है, जहां तक क्या हो संभव हो गाड़ी हमें मध्यम गति से चलानी चाहिए। दूसरी, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तो जहां पर हमको क्या करना है वेट करना है, ठीक है, प्रतीक्षा करनी है, और जो भी हमारी क्या होती है ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनका हमें पूरा क्या करना चाहिए फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हमें क्या है प्रतीक्षा अगर हम कर रहे हैं तो इंजन को क्या कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होगी फ्यूल की सेविंग होगी। अगला, टायरों का दाब सही रखिए, टायर का प्रेशर जो है वो सही रखना चाहिए, और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। प्रॉपर सर्विसिंग गाड़ी की होनी चाहिए, नियमित रख रखाव हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए कि पीसीआरए की क्या क्या गाइडलाइंस थी या क्या क्या उनकी सलाह थी लोगों के लिए। चलिए नोट करिए। चलिए, तो आगे यही सेम लिखा हुआ है कि पीसीआरए यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने क्या 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 दी हैं, कुछ टिप्स दी हैं लोगों के लिए। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके कंजर्व कर सके पेट्रोल और डीजल, और पॉल्यूशन को भी कम कर सके। ठीक, कि ड्राइव करें कांस्टेंट एक मॉडरेट गति में। ठीक, एक मॉडरेट स्पीड में क्या करना है हमें ड्राइव करना है। ठीक है, और ट्रैफिक लाइट्स पर इंजन क्या कर देना है ऑफ कर देना है, या जहां पर हम वेट कर रहे हैं वहां पर इंजन क्या कर देना है बंद कर देना है। सुनिश्चित करना है कि टायर का जो दाब है वो सही हो, और एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और जो भी हमारी व्हीकल है वाहन है उसका रेगुलर क्या करना है रख रखाव सुनिश्चित करना है। ठीक, अच्छे से उसका रख रखाव हो, नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना है। तो ये थी पीसीआरए की गाइडलाइंस। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से चैप्टर के बारे में जान लिया है। अब आगे अपने आने वाले अगले सेशन में हम इसी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहिए, चैप्टर को एक बार आप रीड कर लेना खुद से, कहीं पर अगर समझ नहीं आता कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले आने वाले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।